पीएसएल का मेला एक मरतबा फिर लाहौर में सजने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मरतबा फिर बड़ा सख्त एक्शन लिया है। दासुन शनाका के ऊपर पाबंदी लगाई है, तो इसकी डिटेल क्या है? लाहौर कलंदर्स के साथ दासुन शनाका का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर उन्होंने पीएसएल खेलने से इनकार किया। आप तो अगर बीच में निकल जाते हैं तो आप तो पूरी टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है यार। ऐसे एक्सक्यूजेज हमें नजर आए। कुछ कह रहे थे कि विकेट के अंदर जो है ना वो नमी थी, ब्रेक ज्यादा था, बॉल स्किट हो रहा था। इस तरह के मसाइल क्या जो टीम हारती है उनके सामने ही आते हैं? विकेट का रोल 10% कर ले, 20% कर ले, हो सकता है, मगर आपके प्लेयर्स को उस तरह से प्रिपेयर भी होना चाहिए। इस पीएसएल में हमें अभी तक कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं मिला जो हम कह सकते हैं कि यार ये प्लेयर जो है ना ये हमारा फ्यूचर है। नाफे वर्ल्ड कप में आपके फेल हो गए था, पीएसएल उनका पूरा फेल किया, डोमेस्टिक में भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। मीडिया वालों का मसला ये है कि आप एक इनिंग्स के ऊपर लड़के को इतना उठा लेते हैं कि उनका दिमाग ही खराब हो जाता है। उस स्टेज पे अभी नहीं है कि मैं कह सकूं कि यार नाफे एक फुल फ्लैश प्लेयर बन चुका हुआ है। अभी उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। खटक, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मेरी बहुत सारे क्रिकेटर से बात होती है, वो इतने डिसअपॉइंटेड हैं इस सारी चीजों को लेके। वो कहते हैं कि यार वी नीड टू लीव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान। नाजरीन, पीएसएल का मेला एक मरतबा फिर लाहौर में सजने जा रहा है। नाजरीन, बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पीएसएल को लेके। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि जो पीएसएल के चंद प्लेयर्स थे उनके ऊपर भी पाबंदी लगी थी। और ज़ाहिर है हम बात करेंगे जो टेबल चल रहा है इस वक्त, टीम्स की पोजीशन क्या है और कौन सी 4 टीमें हैं जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज जो अहम डेवलपमेंट थी जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, वो था आज जिस प्लेयर के ऊपर बैन किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मरतबा फिर बड़ा सख्त एक्शन लिया है। और जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इस तरह के एक्शन लेगा तो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो ऑक्शन में प्लेयर आते हैं उनको भी इन चीज़ों का बल्कि पता होगा कि अगर हम अपनी कमिटमेंट को जो है वो फुलफिल नहीं करते तो हमें इन चार्जेस का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए मेरे साथ आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और क्रिकेट बोर्ड की बहुत लेटेस्ट जो खबरें होती हैं वो सबसे पहले इनके पास आती हैं। शकील खटक मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। बाकी जो डिटेल है पॉइंट टेबल को लेके, पीएसएल का जो बकिया मैचेस हैं यहाँ पे होने हैं, कौन सी टीम जो है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी, क्या क्या चांसेस हैं, स्ट्राइक रेट क्या है, एवरेज क्या है, ये सारी चीज़ें जानेंगे शकील खटक से। बहुत शुक्रिया खटक आपके टाइम का। शकील, सबसे पहले आज जो एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है इसको लेके जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मरतबा फिर बड़ा ज़बरदस्त एक्शन लिया है, दासुन शनाका के ऊपर पाबंदी लगाई है, तो ये हमारे नाजरीन को बताएं कि एक्चुअली अब ये जो उन्होंने उनको चार्ज किया है तो इसकी डिटेल क्या है, ये ज़रा प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू शाहनवाज भाई। नो डाउट ये अच्छा फैसला है। मतलब पाबंदी किसी भी खिलाड़ी के ऊपर लगे मैं उसे अच्छा फैसला नहीं समझता, लेकिन पीएसएल को देखते हुए और पीएसएल के फैंस को देखते हुए ये बड़ा अच्छा फैसला है। उसकी रीज़न ये देखें, लास्ट पीएसएल में भी ऐसी हुआ था, हमने बैन कर दिया था साउथ अफ्रीकी प्लेयर को। इस बार भी ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी तक पाबंदी लगी है। अपना ब्लेसिंग मज़ारबानी जिम्बाब्वे वाला आपको पता था, और आज अभी थोड़ी देर पहले ही आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दासुन शनाका पर 1 साल की लगाई है, हालांकि 2 साल की लगनी चाहिए थी। देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, लाहौर कलंदर्स के साथ दासुन शनाका का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर उन्होंने पीएसएल खेलने से इनकार किया। भाई आपने ड्राफ्ट के अंदर नाम क्यों दिया था अगर आपने पीएसएल खेलना नहीं था? ये ड्राफ्ट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती हैं, ठीक है। फिर अगर ड्राफ्ट में आपका नाम आ गया, आपको पिक कर लिया गया, देखें जब टीमें पिक करती है ना वो अपना पूरा एक प्लानिंग होती है पीछे, कौन सा बैटर हमें चाहिए, कौन सा बॉलर चाहिए, किस तरह का चाहिए, हमने प्लेइंग 11 कैसे डिसाइड करनी, पूरी एक टीम का बनाया जाता है। आप तो अगर बीच में निकल जाते हैं तो आप तो पूरी टीम का बेड़ा गर्क हो जाता है यार। उनका पूरा वो जो पीछे उन्होंने अपना सेट किया होता है मैनेजमेंट ने कि यार हमने ये इस प्लेयर को ऐसे खिलाएंगे, इसको ऐसे खिलाएंगे, ये हमारे इस काम में आएगा। अब दासुन शनाका को लेकर उनके जो मैनेजमेंट थी लाहौर कलंदर्स की, उन्होंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, प्लान किया हुआ था और किस तरीके से हमने यूटिलाइज करना है। अब दासुन शनाका ने आज जो पाबंदी लगी है उसको भी पूछा गया था कि भाई साहब बताइए आप क्यों छोड़ के गए थे। एक तो उन्होंने, जो अच्छी बात है, अपनी गलती भी मान ली है और साथ में रिग्रेट किया कि यार हाँ मुझे इस बात का अफसोस है, बट मीनवाइल मैं कोई और टूर्नामेंट ऐसे नहीं था कि मैं कहता कि मैं आईपीएल की वजह से छोड़ के जा रहा हूँ या किसी और लीग की वजह से छोड़ के जा रहा हूँ। बस मेरी अपनी कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से मैं नहीं खेला और मुझे इस बात पर अफसोस है और मैं दोबारा
पीएसएल खेलने के लिए तैयार हूं और मैं खेलना भी चाहूंगा। और पीएसएल के जो इसकी फैंस वजह हैं, ये तो नहीं थी शकील के जहाँ पे वो गए आईपीएल में, वहाँ मेरा ख्याल है कि जो मेरे तक खबरें आ रही थी अभी तक कोई मैच भी नहीं खेले वो। नहीं वो जो भी था, लेकिन अच्छी बात देखिए पीएसएल की जो स्ट्रिक्टनेस थी, मतलब अगर आप आज कह देते ना कि नहीं यार उन्होंने तो कहा कि यार मुझे अफसोस है मैं नहीं खेला, अब मेरी से गलती हो जाती है ना, मैं कहूँ कि यार शाहनवाज साहब सॉरी यार मेरे पास टाइम नहीं था और मैं नहीं आया, हालांकि आपने पॉडकास्ट तैयार किया था, तो आप तो चलें कर दें, लेकिन क्यों आपका पूरा काम सारा खराब हो गया ना। तो 1 साल की पाबंदी इसीलिए लगी है, मजहर रब्बानी के ऊपर 2 साल की है। मजहर रब्बानी का भी बयान आ गया था, शायद आप लोगों की नज़र से गुजरा हो, फैन की नज़र से भी गुजरा होगा, कि वो कह रहे थे कि यार अच्छा, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसका ये कहना था कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया था, जुबानी कलामी डील हो गई थी, मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं भेजा, आई वॉज वेटिंग टिल 27 फेब, और मीन वाइल पे मुझे केकेआर से कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है और मैंने उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया। प्लेयर्स के ऊपर तब आप पाबंदी लगा सकते हैं या तब वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में आता है जब आप उनके साथ साइन कर लें। जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, फिर तो चीज खत्म हो गई। पीएसएल सीजन 11 आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इतने पैसों में हो गया, आप मुझे ये सारे मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे या आधे मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे, कितने मैच, ये सारा लिख के किया जाता है। जब दोनों पार्टीज के साइन हो जाते हैं फिर वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में आता है, और अगर वो फिर छोड़ के जाता है तो आप उनके ऊपर कर सकते हैं। अभी मज़हर रब्बानी कह रहा है कि यार आप लोगों ने तो मेरे साथ साइन ही नहीं किया था, जुबानी कलामी बोल दिया था, अगर मुझे एनओसी दरकार होता है जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, वो एनओसी मुझे तब मिलना था जब मैं उन्हें लिख के कुछ देता, यार ये देखें ये मेरे साथ पीएसएल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो मुझे आप एनओसी दे दें। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोई इसमें उन्होंने रिएक्ट किया इस स्टेटमेंट के ऊपर? यूनाइटेड वालों से वो कहते हैं कि यार ये आपको पीएसएल मैनेजमेंट से पूछना चाहिए, जो पीएसएल की इंतजामिया है, बोर्ड है, उनसे वो आपको बेहतर बता सकते हैं। मैंने कहा यार कॉन्ट्रैक्ट तो आपने करना था। तो जब आप ओवरसीज प्लेयर को जब आप साइन कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट उनको भिजवा देते हैं, तो शकील वो आपको भी पता है मुझे भी पता है कि जाहिर है उनके पास एक ऑथेंटिक जो है ना वो प्रूफ आ जाता है कि भाई मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर। अगर जैसे मज़हर रब्बानी कह रहा है ना कि भाई मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया था, तो अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड को चाहिए, पीएसएल मैनेजमेंट चाहिए कि वो दिखा दे कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया था, डेट्स भी होंगी उसके ऊपर, डेट भी होगी, टाइम भी होगा, हमने इतने पैसों में साइन किया था, ये हमारे साइनिंग है दोनों पार्टीज के। मेरे ख्याल है कहानी सारी खत्म हो जाएगी। अब जो बीच में नया झोल आ गया हुआ है, जो बीच में नई मज़हर रब्बानी के एजेंट की जानिब से जो ट्वीट आया था कल परसों में, उसमें जो लिखी गई थी भाई, जाहिर सी बात है एम्बिग्विटी तो हो रही है, पैदा तो हो रही है ना, कि वो आपने उनके ऊपर पाबंदी तो लगाई है, मैं साइड नहीं ले रहा किसी की, मैं सिर्फ बैलेंस रह के ये बात कर रहा हूँ कि अगर मज़हर रब्बानी ये कह रहा है कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, तो फिर पीएसएल की मैनेजमेंट को यह एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ यार ये मैनेजरियल थोड़ी सी गलती थी, थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन, वो रिलैक्स हो गए थे कि हमने पिक कर लिया है तो मतलब इसको कर लेंगे। मैंने कह दिया शाहनवाज साहब तुसी ना मेरे को लाना, तुसी हाँ ठीक हो गया, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ शाहनवाज तुसी ना साडे को लाना है पॉडकास्ट, ਜਿਹੜਾ ना तुसी पॉडकास्ट 1 महीने से करोगे। और मीनवाइल शाहनवाज को मैं ये नहीं कह रहा कि आपने किस डेट को ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, कोई लिख के कोई एग्रीमेंट तो मैं शाहनवाज से साइन करूंगा ना, ऑब्वियसली, ठीक है। अब मेरा एग्रीमेंट ही नहीं है, जुबानी कलामी बात के ऊपर तो आजकल कुछ भी नहीं चलता। और तो एक और भी इसमें एक चीज़ आपको भी पता है, आप ज़ाहिर आप बाखबर सहाफ़ी हैं, आप क्रिकेट बोर्ड के मामलात को काफ़ी करीब से देखते भी हैं और जानते भी। जब मैंने समीन राना का पॉडकास्ट किया ना खटक, तो यहाँ पे मैंने शनाका का स्पेशली क्वेश्चन पूछा था समीन राना से, तो उन्होंने जो अपना प्लान था ना वो मेरे साथ शेयर किया था यहाँ पॉडकास्ट में कि हमने उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। बिल्कुल ऐसी। और जब आपके पास एक परफेक्ट ऑलराउंडर जो है जब आपकी टीम से निकल जाता है, तो हमने देखा कि लाहौर कलंदर कितनी स्ट्रगल कर रही है, बल्कि सिर्फ 7 मैचेस में से 3 मैचेस जीते हैं ना वो लोग। अब किस वजह से वो जीते हैं, वो बॉलिंग की वजह से जीते हैं, लेकिन देखें उनकी जो स्ट्रेंथ थी, हमें बैटिंग तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी कि फ़खर ज़मान से उनकी बैटिंग शुरू हो रही है। नईम का तो ये था कि अगर वो रन्स कर दें ठीक है, लेकिन उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था, जिससे सबसे बड़ा झटका डू यू थिंक कि लाहौर कलंदर को लगा है। और उनकी जो बैटिंग लाइन है वो हमें नज़र ही नहीं आ रही कि 1 या 2 प्लेयर जो हैं आउट होते हैं। फ़खर ज़मान के ऊपर जैसे 2 मैचों की पाबंदी लगी थी, तो ज़ाहिर है बैटिंग जो उनका था डिपार्टमेंट वो स्ट्रगल कर रहा था, बैटिंग स्ट्रगल कर रहा है। नईम जो थे वो कराची में जाके बिल्कुल फेल हुए और नहीं चले, कलंदर को एक बड़ा झटका लगा। उबैद शाह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे इमर्जिंग कैटेगरी, ऐसी आपने एक इमर्जिंग प्लेइंग 11 में लाजमी खिलाना, वो तो खिलाना है, आपके पास होना चाहिए। अब आपका उबैद शाह भी माइनस हो गया, उधर से नईम भी आउट ऑफ फॉर्म हो गया, सिकंदर रजा भी कुछ नहीं करे, तो लाहौर कलंदर्स को फेलियर्स बहुत सारे इश्यूज थे। बॉलिंग आपको सिर्फ नहीं जितवा सकती, आपको बैटिंग में भी उतने रन करने हैं, आप उतने रन करेंगे तो बॉलर डिफेंड करेगा ना उसमें। अब पिंडी का मेन मसला इस बार मेरा ख्याल है कि फील्डिंग का सबसे ज्यादा था।
वो तो रिजवान ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। अगर आप इजी कैचेस छोड़ेंगे, आपने पेशावर ज़ल्मी का मैच देखा है, आपने अभी मैं रिसेंट मैच की बात कर रहा हूँ, जो लास्ट मैच पेशावर ज़ल्मी का हुआ था, उसमें जो लड़का अंडर 19 का हमारा कैप्टन था फरहान, कितने शानदार कैचेस किए थे। सारे शोबे जब मिलकर आप एक टीम जो है ना, कोई एक प्लेयर आपको नहीं जितवाता। तो लाहौर कलंदर्स के साथ मेजर इशू यही था कि उनकी पूरी टीम जो है ना कराची में स्कैटर्ड हमें नजर आई है, कोई एक बंदा हमें परफॉर्म करता हुआ भी उसमें से नजर नहीं आया था। तो इस वजह से अब पेशावर अगर आज टॉप के ऊपर है तो उसके बहुत सारी रीजन है। एक तो कोसल मेंडस जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लीडिंग रन स्कोरर भी हैं इस वक्त, और उनके साथ सेकंड के ऊपर बाबर आजम है, वो खुद भी फॉर्म में आ चुके हुए हैं, तो उनके वहां से रन कर रहे हैं। फिर सुफियान मुकीम वहां से उनके किस तरह से विकेट ले रहे हैं। नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम जब चले गए थे, हम सोच रहे थे कि यार अब जो है ना पेशावर ज़ल्मी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो बड़े अच्छे फॉर्म के अंदर थी। इवन अभी भी न्यूजीलैंड के खिलाफ किस तरह वो खेल रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, अशरफुल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 5 विकेटें आज भी ली थी। तो ये चीजें होती हैं कि पेशावर ज़ल्मी ने ना वहां पे कहीं पर ऐसा फील ही नहीं होने दिया क्या इतने बड़े। लेकिन इसमें एक और भी बड़ा एक इशू उठा था, बल्कि ये डिस्कस हुई थी, मेरी डिबेट हुई बाकायदा उनके साथ, कि मैंने उनसे पूछा था समीन भाई से कि क्या जो बांग्लादेश के प्लेयर्स जिनको आपने साइन किया है पूरे सीज़न के लिए अवेलेबल होंगे, तो उन्होंने कहा था कि ये सारे प्लेयर अवेलेबल हैं, जिसमें आपको याद होगा कि इमोन था, उसके बाद उनके जो एक विकेट कीपर थे, तो ये थे। अब इमोन तो अवेलेबल था लेकिन वो इंजरी हो गई थी, ठीक है, वो इंजरी और फिर ये चीज़ें हो गई। अच्छा, अब जब वो प्लेयर चले गए तो हमें नज़र आया कि लाहौर कलंदर जो है वो और ज़्यादा स्ट्रगल करनी शुरू हो गई बैटिंग में, स्पेशली अगर बैटिंग की बात, कलंदर अपने होम ग्राउंड तो वैसे भी लाहौर कलंदर में कलंदर ही कर देंगे। लेकिन बाकी सारी टीमें अगर हम बात करें, पेशावर की बात करें, कराची की बात करें, लेकिन कराची के साथ तो ये भी बड़ा एक अलमिया हुआ है कि होम जहाँ की कंडीशंस में वो मैच कोई नहीं जीत रहे, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे ही वो कराची गए, वो मेरे लिए सरप्राइजिंग है उनकी परफॉर्मेंस। ना आपका डेविड वार्नर परफॉर्म कर रहा है, ना वो मैच कराची सिर्फ एक टीम को रास आया है, वो हैदराबाद किंग्समैन को। अच्छा, दो टीमों को हमने देखा, उनकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो जो छुपी हुई परफॉर्मेंस है वो हमें नजर आई। बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेज हमें नजर आए। आप इस बात से एग्री करते हैं? कुछ कह रहे थे कि विकेट के अंदर जो है ना वो नमी थी, ब्रेक ज़्यादा था, बॉल स्किट हो रहा था, इस तरह के मसाइल क्या जो टीम हारती है उनके सामने ही आते हैं? मैं यही कहता हूँ कि यार ये जो लोग कहते हैं ना कि ब्रेक हो रहा था, फिर स्पिन नहीं हो रहा था, फिर उस यार आपकी बारी में नहीं होता, उसकी बारी पे क्यों हो रहा था? लाहौर के अंदर एक टाइम पे उसका एटीट्यूड और है, सेकंड टाइम वही टीम वो इस तरह खेल रही है जैसे फ्लैट विकेट है। इतना ज्यादा विकेट को आप वो इल्ज़ाम नहीं दे सकते, मतलब विकेट का रोल 10% कर ले, 20% कर ले, हो सकता है, मगर आपके प्लेयर्स को उस तरह से प्रिपेयर भी होना चाहिए ना। अगर ब्रेक नहीं हो रहा तो आपके प्लेयर्स क्या करें? आपके ब्रेक का इलाज भी तो आपके पास होना चाहिए। अगर आपको ब्रेक नहीं हो रहा, आपके स्पिन नहीं हो रहा, आपके बाउंसी पिच आपके लिए नहीं, तो आप देखिए आपके जो पीछे कोचेस स्टाफ बैठा होता है, मैनेजमेंट बैठी होती है, वो अगर प्लान ए आपका काम नहीं कर रहा तो प्लान बी के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, प्लान बी नहीं तो प्लान सी के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा, प्लान बना के जाना पड़ता है। अगर आप विदाउट प्लान जाते हैं, अब सबको पता होता है कि कलंदर्स की जानिब से किसने खेलना है, टॉप ऑर्डर उनका क्या है। अब ऐसे तो है नहीं कि कोई बाहर से जाके खिलाड़ी लेके आएंगे और आपको आप कह देंगे यार मुझे तो इस प्लेयर का पता ही नहीं था। जैसे उस्मान तारे का था कि वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा परफॉर्म किया था, फिर पीएसएल में अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, सारे कहना शुरू हुए कि उसको रीड कर दिया गया। वो अब सबको पता चल चुका है वो किस तरह आ रहे हैं, उनकी गेंद किस तरह आती है, तो सबने रीड कर लिया। जिस तरह भावर खेले हैं, जिस तरह बाकी उनको खेले हैं, तो वही उस्मान तारे। यही चीज होती है कि आपको तैयारी करके जाना पड़ता है। मेन पॉइंट ये होता है, अगर आप तैयारी करके नहीं जाते तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि यार ये पिच ऐसा था, ये कंडीशन ऐसी थी, यहाँ पे ऑस पड़ी थी। ये कोई एक्सक्यूज होता भी नहीं है, ये एक्सक्यूज होता भी नहीं है क्रिकेट। लेकिन मुझे इस पीएसएल में जो सबसे ज्यादा मायूस हुआ हूं ना मैं, कि इस पीएसएल में हमें अभी तक कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं मिला जो हम कह सकते हैं कि यार ये प्लेयर जो है ना ये हमारा फ्यूचर है। क्योंकि हमारे लीग का मेन पर्पस ये होना चाहिए कि आपकी नेशनल टीम के लिए यहाँ से प्लेयर्स आने चाहिए। जैसे आईपीएल के अंदर मैं इस बार बहुत सारे लड़के इस बार नए आए हैं, मैं नाम क्या ले लूँ एक टीम का, ऐसे स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले, 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले, हमें अब ऐसे प्लेयर्स चाहिए। हमें उस तरह के खिलाड़ियों के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब तो आपको कम से कम आपकी 2 टीमें तो एक साथ रेडी रहनी चाहिए। अगर आपकी ए टीम नहीं है तो आपकी बी टीम आपके पास रेडी रहनी चाहिए। तो इस पीएसएल से हमारा जो टैलेंट आ रहा था, मेरा ख्याल है कि इस बार हमारा टैलेंट नहीं आया। इसकी क्या बेसिकली इसकी रीज़न क्या है कि भाई हमारी क्रिकेट मतलब इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है कि पीएसएल में आप देखें फ्लैट पिचेस, 8 टीमें, 6 टीमें थी, उसमें से भी लड़के आ जाते थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें इसका मतलब है कि जो क्वांटिटी हमारे पास आ रही है वो क्वालिटी नहीं आ रही, क्वांटिटी यही तो सबसे बड़ा जो है ना वो अलमिया है। और फिर उसके बाद देखें अगर 8 टीमें हैं और लड़के भी ज़्यादा हुए हैं, हमें यंगस्टर्स नज़र आ रहे हैं। समीर मिनहास के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसा टैलेंट लगा, क्योंकि आप बिल्कुल स्टेडियम में बैठ के उनके शॉट्स देखते हैं और
आइडिया होता है कि यार कितना पोटेंशियल है इस बच्चे के अंदर। फिर अगर मैं बात करूं जिस तरह फारूक ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है, लेकिन हमारा अलमिया ये भी होता है कि हम एक इनिंग्स के बाद या एक 5 आउट के बाद हम मुझे उनको ना शाहनवाज भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे आई थिंक PSL सीजन 7 था या 8 था, वहां पे ख्वाजा नाफी ने ना एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी लाहौर में कजाफी स्टेडियम में खेली थी। हाँ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो सारे ना बल्ले बल्ले कर रहे थे कि यार नाफे है, ऐसा खेलता है, नो लुक शॉट भी है, फलाना शॉट है। तो मुझे उनके मैनेजर की बात बड़ी अच्छी लगी थी, मीडिया मैनेजर की, आजम खान, कराची के किंग हैं क्रिकेट के, वहाँ पे सबको जानते हैं, ये बच्चे उनके हाथों में पले बड़े। उन्होंने कहा था कि यार आप लोग ना, मीडिया वालों का मसला ये है कि आप एक इनिंग्स के ऊपर लड़के को इतना उठा लेते हैं कि उनका दिमाग ही खराब हो जाता है। यही है, और फिर सोशल मीडिया का दौर है, शुरू हो जाते हैं। मेरा यार नाफे जो है ना अभी उस स्टेज पे नहीं है, ये मैं 2-3 साल पहले की बता रहा हूँ मैं, कि यार उस स्टेज पे अभी नहीं है कि मैं कह सकूं कि यार नाफे एक फुल फ्लैश प्लेयर बन चुका हुआ है। अभी उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है और नाफे को खुद मेहनत करने की जरूरत है। तब तो हमने बात आई गई उनकी, लेकिन आज भी मुझे वो बात उनकी याद आ रही है। नाफे वर्ल्ड कप में आपके फेल हो गया था, PSL उनका पूरा फेल किया, डोमेस्टिक में भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो ये चीजें होती हैं कि आपको प्लेयर्स को एक इनिंग्स को नहीं देखना चाहिए। अभी फारूक अच्छा खेला है, नो डाउट, प्लेयर भी अच्छा है, टेक्निकली भी मुझे अच्छा लगा है, हर तरह के शॉट्स के, लेकिन उसके अंदर भी अभी कुछ कमियां हैं। आपकी स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं है, जहां पर आपको लगता है कि यार अगर मैं बुमराह के सामने, आप बुमराह को फेस कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि यार मैं उनको नहीं खेल रहा, मैं उसे टैकल मेरे से नहीं हो रहा, तो आपको स्ट्राइक रोटेशन पे जाना चाहिए। बॉलर्स को आप इस तरह प्रेशराइज कर सकते हैं कि जब आप छक्का चौका ना भी मारे ना, आप उनसे सिंगल डबल करेंगे ना तो बॉलर तंग आना शुरू हो जाता है। तो फारूक में अभी उसके ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। यही तो प्रॉब्लम है। 2-3 सीजन खिलाए, रगड़ा दिए अच्छी तरह से, FC खेले, डिपार्टमेंट क्रिकेट खेले, पूरा 4-डे क्रिकेट खिलाए। 4-डे क्रिकेट के अंदर प्लेयर का पता चलता है। अगर 4-डे क्रिकेट में कोई प्लेयर परफॉर्म कर लेता है ना, तो मैं कहता हूं कि हाँ, ये फिर अभी प्लेयर है। उसकी रीजन सिर्फ ये नहीं होती कि रेड बॉल क्रिकेट है, वहां पे प्लेयर्स के स्टेमिना का भी पता चलता है कि वो कितने दिन खेल सकता है, कितने ओवर्स खेल सकता है, कितने घंटे पिच के ऊपर स्टे कर सकता है। अगर बॉलर है तो बॉलर एक दिन में कितने ओवर्स करवा सकता है, कितने ओवर के स्पेल करवा सकता है। मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करूं खटक, बात यह है कि एक रात में हम ज़ीरो से हीरो बना देते हैं और हीरो से ज़ीरो बना देते हैं। अलमी है हमारा, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट नो डाउट के बहुत नीचे चली गई है। और हम जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे, अगर लाइक मैं बात करूं, हमारी सारी ज़िंदगी क्या स्ट्रेंथ रही है, हमारी सारी उम्र जो स्ट्रेंथ रही है वो हमारी बॉलिंग रही है, तेज़ तरीन बॉलिंग रही है। अच्छा, बॉलिंग में हम जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बैटिंग की अगर बात करें, एक बच्चे ने अगर 50 कर दिया है, 70 कर दिया है, 100 कर दिया है, तो हमने रातों रात सोशल मीडिया के ऊपर इतना बाबेला करना है कि उसको कहना है कि बस ये रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान। ठीक है, अब पहले होता ये था कि फर्स्ट क्लास में आपका टाइम गुजरता था, आप 2-2 3-3 साल कंटिन्यू फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे, रेड बॉल क्रिकेट खेलते, मार पड़ती थी आपको, आपके स्टेमिने, आपको पता होता था कि यार मैंने एक दिन में 25 ओवर करने हैं। अच्छा, इसमें लेकिन आज एक और चीज़ है, आपका पॉइंट ये बिल्कुल वैलिड है कि फर्स्ट क्लास खिलाओ, वनडे खिलाओ, T20 तो खैर बाद में आया ना, लेकिन एक मसला जो सबसे बड़ा है कि जो लड़के आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल भी रहे हैं, जो परफॉर्म भी कर रहे हैं, जब आप उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो वो किस तरह एग्री। रुहेल नज़ीर का क्या कसूर है कि अभी साद बेग को आप 1000 रन बना चुका है, में नहीं ले रहे? रुहेल नज़ीर का क्या कसूर था? क्या गाजी गौरी उनसे बड़ा प्लेयर है? क्या गाजी गौरी उनसे सीनियर है? क्या गाजी गौरी के ज्यादा रन से उनसे? नहीं है। इसी तरह से साद का नाम आपने लिया है, इसी तरह से अली उस्मान। मैं मूसा खान की बात यहाँ पे करूंगा। मूसा खान ने 2 साल मुसलसल जो है ना वो टॉप किया है, PTP की तरफ से खेलते हुए उसने डबल हैट्रिक भी की है, और इस वक्त वो 145 प्लस से बॉलिंग कर रहा है मूसा खान। और जब हम इस तरह के टैलेंट को जो है ना वो इग्नोर करते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे दे, तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं। अब आपका कामरान गुलाम कहाँ है? ठीक है, अली उस्मान के जरिए अली उस्मान कहाँ है? आपका अली जरियाब कहाँ है, जो टॉप विकेट टेकर था? आपके ये प्लेयर कहाँ पे हैं? जब आप इनको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो जाहिर है वो डिसहार्ड हो गए। अब बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं खटक, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मेरी बहुत सारे क्रिकेटर से बात होती है, वो इतने डिसअपॉइंटेड हैं इस सारी चीज़ों को लेके, वो कहते हैं कि यार वी नीड टू लीव, कि हम यहाँ छोड़ जाएं, हम कहीं किसी और मुल्क की तरफ से क्रिकेट खेलने। ट्रॉफी का फाइनल हुआ, ये अलमिया तो हमारे पास है, सारे वहीं पर थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं अब और क्या करूं। पिछले सीजन में लीडिंग विकेट टेकर था, टॉप विकेट टेकर था, लीडिंग विकेट टेकर भी नहीं। इस सीजन में भी मैं टॉप विकेट टेकर हूँ। टीम के अंदर मेरा कोई नाम ही नहीं है, दूर दूर तक नाम नहीं है, इवन कैंप के अंदर भी नहीं बुलाया यार आपने। अच्छा, इस कैंप में तो बुला लेते हैं। अब मेरी इसमें एक और बड़ा सवालिया निशान वो ये बनता है कि अगर आपने फिर एक मरतबा बांग्लादेश की पिचेस, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि शायद वहाँ पे थोड़ी ना ग्रीन विकेटें इस दफ़ा बनाएं इस तरह, क्योंकि उनके पास प्लस पॉइंट है। लेट मी फिनिश। उनके पास एडवांटेज किस चीज़ का है? नाहिद राना का है,
अशरफुल का है, तस्कीन का है। हाँ। सो नाउ दे आर मूविंग के हम थोड़ी ग्रीन पिच बनाएं जहाँ पे थोड़ी सपोर्टिंग उनके विकेट हो। पेसर अच्छा अच्छा, परफॉर्म कर रहे और थे। पेसर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो अब मुझे ये बताएं कि नोमान से आप खिला रहे हैं मोर देन तकरीबन 40 साल की, तो उनकी एज हो गई, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, अल्लाह उनको फिट रखे। फिर साजिद खान को देखिए, अब आपके बैकअप के ऊपर आपके पास सुफियान मुकीम है जिनको आपने पूरा रगड़ा लगाया है, पूरे सीज़न आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलवाई है। उसके बाद आपके पास आप ये देखें सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़ को आप क्यों कंसीडर नहीं कर रहे, फैसल अकरम को आप क्यों कंसीडर नहीं कर रहे। सो अगर वो खेल रहे हैं तो कम अज़ कम ये जो लड़के हैं, दिस इज़ माई ओपिनियन, के उनको साथ रखें, उनके अंदर थोड़ा एक्सपीरियंस तो आए ना यार, कि वो भी कुछ सीखें। कल अगर वो सडनली रिटायर्ड आप होते हैं, खिलाए नहीं, एटलीस्ट अगर आप वो ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे उनसे इतना एक्सपीरियंस होने से सीखने का मौका तो मिलेगा ना। मैं यही तो बात करता हूँ ना कि तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमारी कहीं ना कहीं जाके हमारी जो इस वक्त जो टीम फाइनल करते हैं ये चीज़ें अच्छा, होती हैं। ये बात ना, जो कंसिस्टेंसी है ना कलंदर्स की, मुझे अच्छी लगती है। इस पीएसएल की बात करें, मैं अगर करें तो वो अपने लड़के को मौका देते हैं। नईम फेल हुआ था पिछले सीजन में, उन्होंने मौका दिया, दिया है, ड्रॉप नहीं किया। बिल्कुल इस ऐसे ही। सीजन में वो फेल हुआ, देते रहे मौका देते रहे। एक आध इनिंग्स उनकी लगी थी, अच्छी लगी थी, लेकिन उन्होंने मौका दिया पूरा। अभी लास्ट मैच के अंदर वो फारूक को उन्होंने ट्राई किया था, वो अच्छा प्ले कर गया था और उन्होंने रन्स भी कर दिए थे। हालांकि पहला मैच जब फिर फारूक का डेब्यू हाँ, हुआ है उस वक्त फारूक को मिडिल ऑर्डर में खिलाया था। हाँ एग्जैक्टली ऐसी था। तो आपको मौका देना चाहिए, तब जाके आपके प्लेयर्स का पता चलता है कि यार नहीं, अगर आप एक दो मैच में फेल हो जाते हैं और आप उसको निकाल देते हैं तो फिर मेरे ख्याल है उससे आपके प्लेयर्स बाहर नहीं आएंगे। आपको मौका कंसिस्टेंटली देना चाहिए, और देंगे तो फिर ये आपके, अब कलंदर्स इतने साल हारती रही है, लेकिन उन्होंने अपने प्लेयर्स जो थे वो छोड़े नहीं, वो इन्वेस्ट करते गए, उनको अपने साथ लेके चलते गए। और फिर एंड पे क्या हुआ, कलंदर मुसलसल अभी ट्रॉफियां जीतती आ रही है, 2-3 ट्रॉफियां वो जीत चुकी हुई है। अभी भी इवन थोड़े से डावाडोल है, अगर एक मैच डामाडोल। असल में बात ये है ना, देखिए उनका सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है ना लाहौर कलंदर का, मैं समझता हूँ पर्सनली, जिस तरह इमोन चला गया है, एक बहुत उम्दा बैट्समैन था। अच्छा, उसके बाद जो फ़खर जमान बीच में 2 मैचेस नहीं खेले, फिर जो एक आधे मैच में फ़खर जमान ने रन्स नहीं किए, नईम का रन्स ना करना वो एक बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि जाहिर है सबसे ज़्यादा जो बैटिंग की तरफ अगर देखें तो इन प्लेयर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा वो रिलाई कर रही थी। जब आप किसी बॉलर को, बॉलिंग साइड नो डाउट कि लाहौर कलंदर की दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइन है, अब अगर आप बॉलर्स को कोई डिफेंडिंग रन ही नहीं देंगे, लाइक अगर आप 150 160 नहीं करके देंगे तो बॉलर कैसे डिफेंड करेंगे। लेकिन जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने कम बैक किया है, जिस तरह फरूक को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है नईम की जगह एज ए ओपनर खिला के, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले जितने भी मैचेस हैं ना वो कलंदर्स के लिए जीतने तो हैं ही ज़रूरी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि लाहौर में आके वो, आपको पता है कि कलंदर्स जो है ना वो और ख़तरनाक हो जाते हैं, वो तो शेर बन जाते हैं, फिर वो कहना जड़ा भी आई जाओ सानू कोई परवाह नहीं। इस वक्त शेर पेशावर, लेकिन हाँ, लेकिन इस वक्त पेशावर ज़ल्मी सारे मैचेस खेल के सारे मैचेस जीती है। अब मैं पॉइंट टेबल की बात करना चाहूँगा, लेकिन आखिरी जो 5-7 मिनट हमारे पास होंगे वो जो टेस्ट स्क्वाड है उसके ऊपर फिर हम थोड़ा उसको जो है ना वो समराइज करते हैं। ये जो अब पॉइंट टेबल है, पॉइंट टेबल की अगर बात करें तो ज़रा डिटेल हमारे नाजरीन को बताएं कि कौन सी टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही है और किस टीम के चांसेस हैं खटक के वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। हमें हैदराबाद को भी नहीं भूलना चाहिए। हैदराबाद तो है भी कंटेंडर, ठीक है ना, वो कंटेंडर है। फिर आप देखें कराची है, लाहौर कलंदर है, मतलब सबसे ज़्यादा नज़रें इन टीमों के ऊपर है। तो क्या स्टैट्स आपने निकाले हैं, आपकी क्या मतलब प्रेडिक्शन है? कंफर्म है ना, अब पीछे 6 टीमें रह गई हैं। पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई कर चुकी हुई है, पिंडी जो है वो नेगेटिव हो चुकी है, तो ये 6, अब 6 के 6 टीमें ऐसी हैं कि वो अभी कंटेंडर हैं, कोई आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। कोयटा के पास जो नेगेटिव पॉइंट है कि उनके 8 मैच हो चुके हुए हैं और अभी तक उनके 6 पॉइंट्स हैं। बाकी जो कलंदर्स हैं, कराची किंग्स के 6 पॉइंट्स हैं, 7 मैच खेले हुए हैं। लाहौर कलंदर्स की भी 6 पॉइंट हैं, 7 मैच खेले हुए हैं। हैदराबाद किंग्समैन भी 7 मैचेस खेली और 6 पॉइंट्स हैं। तो ये जो 3 टीमें हैं ना, इनके दरमियान तगड़ा मुकाबला होने वाला है। लाहौर कलंदर्स अपने होम ग्राउंड के ऊपर आ चुकी हुई है और एक मैच भी हारे ना तो आप उनको वहां से निकाल सकते हैं लिस्ट में से। लेकिन ये तो कराची की भी यही सिचुएशन है ना। इसी तरह से कराची और हैदराबाद किंग्समैन, ये तीनों टीमों की सेम सिचुएशन है कि वो हारे तो फिर उनका वो जो है ना ऑफिशियली वो नॉकआउट हो जाएंगे पाकिस्तान सुपर लीग से। पेशावर क्योंकि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। ऊपर रह गया हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनके 10 पॉइंट हैं, 9 पॉइंट है, क्योंकि एक मैच उनका वो पेशावर के साथ लाहौर में जो हुआ था बारिश की वजह से एक पॉइंट मिला, बिल्कुल ऐसे ही। मुल्तान सुल्तान जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर है, अभी उनके 7 हो चुके हैं और 10 पॉइंट्स हैं। एक मैच भी और जीतते हैं ना तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे ऑलमोस्ट, फिर उनके लिए बेशक। तो हैदराबाद के बारे में आप क्या कह रहे हैं? हैदराबाद जब से मैक्सवेल आया है परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन टीम को बड़ा बूस्ट मिला, लेकिन टीम जीत रही है। मैंने भी 1-2 बंदों से पूछा, इवन क्रिकेटर से बात की, मैंने कहते यार
ज़रूरी नहीं है कि कोई प्लेयर परफॉर्म करे, एक प्लेयर्स का इम्पैक्ट ही इतना होता है। बड़ा वो जबरदस्त इम्पैक्ट जितने भी यंगर बच्चे हैं, आपने भी देखा होगा, नेट सेशन में भी हमने देखा कि किस तरह से उनको बकअप करते हैं और किस तरह से बूस्ट करते हैं, उनको बताते हैं उनकी कलर, जैसे सिकंदर रजा लाहौर के कोच एक किस्म के बने हुए हैं आज भी। कलंदर्स वाले जब 2 मैचों पे फखर पे पाबंदी लगी थी, तो उस हाँ। वक्त तो फखर जो है वो हेड कोच जो है ना वो बन गए तो थे। सिकंदर वहाँ पे ज़्यादा बताते रहते हैं बच्चों को, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो साथ साथ बताते रहते हैं, जितनी भी, अब चाहे इवन अब्दुल्ला शफीक को भी वो बताते रहते हैं चीज़ें। फारूक के साथ, नईम के साथ हमने देखा कि सिकंदर काम करते हैं। आज वैसे वार्नर भी कराची के लिए वापस आ चुके हैं। वो अच्छा। स्टिफनेस थी, बैक स्टिफनेस, तो आज उन्होंने प्रैक्टिस की, हालांकि कराची का ऑप्शनल ट्रेनिंग था। फिर भी वार्नर आए और उन्होंने तकरीबन 1.5-2 घंटे तक नेट में बैटिंग की है। और नेट में बैटिंग ऐसे की है कि थोड़ी सी उन्होंने पावर हिटिंग की है, बाकी वो ज़्यादा सिंगल डबल्स, रनिंग बिटवीन द विकेट जो होता है ना, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ था और अपनी फिटनेस देखना चाह रहे थे कि हाँ यार, क्योंकि वो देखिए अब कराची के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, हर टीम के लिए है, हर टीम के लिए। अगर मैं बात करूं सिवाय 2 टीमों के कि थोड़े रिलैक्स हैं, कि एक पेशावर ज़ल्मी, एक मुल्तान सुल्तान है, बाकी जितनी भी टीमें देखें सबके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है, सबके डू एंड डाई है। कोई अभी तक ऑफिशियली जो है ना क्वालिफाई नहीं किया हुआ, सिर्फ पेशावर ज़ल्मी के अलावा। पेशावर का प्लस पॉइंट यही था कि कुशल मेंडिस भी उनके फॉर्म में आ चुके हैं, बाबर आजम परफॉर्म कर रहे थे, बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं, फिर समद मिडिल ऑर्डर में देखें कैसे क्लिक कर रहे हैं, जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे वो क्लिक कर लेते हैं, वहाँ पे मैचेस भी जितवा रहे हैं। फिर नीचे से बॉलिंग में उनके अली रजा जिस तरह से बड़ी तेज बॉलिंग कर रहे हैं अली रजा, मैं आई वाज सरप्राइज्ड कल जो मैंने मैच में बॉलिंग देखी, 149 तक वो बॉल कर रहा था। और जब विकेट कीपर देखे ना, यही होता है रिदम में जब कोई बॉलर होता है, तो एज ए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ कि वो खुद अपनी बॉलिंग भी इंजॉय कर रहा है। और जब विकेट कीपर को हमने देखा कि हर बॉल उसने यहाँ से पकड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये जो पीक टाइम है ना, इसको अगर वो कंसिस्टेंट होता है ना इस परफॉर्मेंस इस पेस के साथ, उस लड़के का थोड़ा सा इंजरीज के मसाइल का सामना है, और वो भी ऐसे है ना कि उसकी फिजिक ऐसी नहीं है, उसके ऊपर काम करने की जरूरत उसकी है। ना मैंने जो एक चीज नोट की है मैंने अली रजा की, उसको अपने टांगों के ऊपर जो है ना वो काम करने की जरूरत है। जाहिर है छोटी एज है, तो वो अपनी जो ये टांगों वाले मसल्स हैं, जितना ज्यादा उसके ऊपर काम करेगा, स्ट्रांग होगा, तो उसकी जो अनफिट होने के जो रेशियो है वो कम हो जाएगी। ऐसी है। दूसरा कोयटा का बैड लक ये था कि एक तो उनकी बैटिंग बिल्कुल यार वो हसन नवाज ही नजर आता है सिर्फ कोयटा में, और तो कोई हसन नवाज ने रन्स किए, लेकिन देखें रन्स वो मैं कंसीडर करता हूँ जो आपको मैचेस कहाँ है ख्वाजा नाफे आपका जो जिसको आपने, लेकिन कोयटा की गलती थी ना, उन्होंने इब्रार और उस्मान के ऊपर इतना इन्वेस्ट किया कि बस ये हमारे ऐसे हैं कि जो हमें मैच जितवाएंगे। वो सारा फोकस, सारा प्रेशर, सारा चीजें जो थी ना, आप लोगों ने 2 प्लेयर्स के ऊपर डाल दिया है, तो 2 प्लेयर्स कहाँ कर सकते हैं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखें अब रीड की बात ये है कि वो लोकल हैं हमारे, और लोकल प्लेयर्स जो होते हैं जब डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास में एक दूसरे के खिलाफ ऑब्वियसली खेलते हैं, तो उनके खिलाफ खेलना, उनके खिलाफ रन्स करना इतना मुश्किल नहीं होता। ऐसी है। पिंडी का ये था, हालांकि बड़े नाम पिंडी का मैं आपसे सवाल पूछने लगा था, लेकिन पिंडी के साथ एक्चुअली हुआ क्या है? सारी मैच हार गई पिंडी यार, था कुछ समझ नहीं लगी उनको। हालांकि लोग कहते हैं कि यार पहली बार खेल रही थी, टीम जल रही थी। भाई साहब हैदराबाद किंग्स में भी पहली बार खेल रही है, मुल्तान सुल्तान्स की भी पूरी टीम नहीं है, ऑनर बेशक नए हैं, पूरी टीम उनकी नहीं है। इस बार ऑक्शन हुआ था, तो ऑक्शन में सारे लड़के नए हैं। कराची में देखें 3-4 लड़के ही पुराने थे ना उनके, बाकी सारे तो वही नए लड़के उन्होंने इंडक्ट किए हुए। लेकिन पिंडी का बेसिकली क्या रीजंस बनी? देखें जब ऑक्शन हुई, टीम फाइनल हुई, खटक, तो हमें नजर आया कि पिंडी का जो स्क्वाड है बड़ा बैलेंस स्क्वाड है। आमर परफॉर्म नहीं कर पाया, रिजवान परफॉर्म नहीं कर पाया, उनकी जितनी बैटिंग आई थी, यासिर खान परफॉर्म नहीं कर पाया, डैरिल मिचेल एक ऐसा मिडिल ऑर्डर में हमें नजर आता था, सैम बिलिंग जिन्होंने पिछले साल बड़ा उम्दा परफॉर्म किया था लाहौर कलंदर की तरफ से। मुझे तो लगता है यार जमान खान होता, जमान खान ठीक है, एक जमान से आप क्या कर लेते? पिंडी वो नेशनल T20 में इंजर्ड हो गया था, एक जमान ने क्या कर लेना था? जब आपकी पूरी टीम ही परफॉर्म नहीं करे, जब आप 200 का टारगेट भी डिफेंड नहीं कर सकते, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं? रिजवान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने सारी चीजें मानी है कि मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हुआ, और उसने ये भी आप देखें कि टीम को अल्टीमेटली जो मिडिल ऑर्डर में आने वाले बैटर्स होते हैं खटक, वो बड़ा फर्क पड़ता है उससे कि जो मोस्ट सीनियर प्लेयर है, अगर वो अर्ली ऑन आउट होते हैं, रन्स नहीं करते, तो वो प्रेशर आ जाता है बाकी मिडिल ऑर्डर के ऊपर, और मिडिल ऑर्डर भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन अब देखें सैम बिलिंग जब कलंदर्स की तरफ से खेला, उसकी परफॉर्मेंस हमें बड़ी डिफरेंट नजर आई। सो क्या उसकी डैरिल मिचेल की अगर बात करें, तो पिछले साल जिस तरह वो लाहौर कलंदर की तरफ से खेले थे, जिस तरह उनको यूटिलाइज किया गया था, आप समझते हैं कि शायद इनको उस तरीके से शायद इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना, उन्होंने प्रॉपर नहीं बनाया। तो ये सारा इतना अच्छा कॉम्बिनेशन सिर्फ कलंदर्स में बनता है, तो मेरा ख्याल है फिर हर किसी की यही ख्वाहिश ठीक है कि हमने कलंदर्स की तरफ से खेलना है। पेशावर का कह दिया, हालांकि बड़े नाम नहीं है, मुझे पेशावर में बताएं कोई ऐसा बड़ा नाम, जैसे स्टीव स्मिथ है, मैक्सवेल है, या मिचेल की आपने बात, कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया है, पेशावर का कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ, उन्होंने प्लेयर्स को पूरा। लेकिन
लेकिन पेशावर में मुझे एक चीज़ पे अफसोस है, वो लड़का है अंडर 19 का हमारे, सुबहान, हाँ फास्ट बॉलर है, हाइटेड टॉल, उनको यार अगर मौका दे देना, अभी बेशक उन पेशावर के भी मैचेस पड़े हैं, 2 मैचेस पड़े हुए हैं, उनमें अगर लड़के को मौका दे देना तो एटलीस्ट, आप धानी को अभी तक मौका नहीं दिया उन्होंने, मतलब पेस बैटरी की बात करें, उनके पास अभी ऑप्शंस हैं, तो उनको खिला लें। वो लड़का बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। मैं फैंस को भी कहूँगा कि आप एक बार अंडर 19 में आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन अगर PSL में उन्हें चांस दे देते हैं ना, या शायद उन्होंने कोई जो उनकी मैनेजमेंट है, उन्होंने कहीं क्वालिफायर्स के लिए ना रखा हो कि ये हमारा ट्रम्प कार्ड होगा ये लड़का, क्योंकि वो बहुत अच्छी बॉलिंग, जैसे अली रजा बॉलिंग करते हैं ना, थोड़े से हाइटेड भी हैं, वो लड़का भी ऐसी बॉलिंग करता है। एक्सपेक्ट ये किया जा अली रहा रजा था। और सुभान की जोड़ी जो थी अंडर 19 में, हमने एशिया कप में भी देखा था, वो ऐसी जोड़ी थी कि अगर अली रजा ने रन रोके हुए तो वो लड़का आउट कर रहा था। एग्जैक्टली, यस, मैंने ये उनका पेयर बना हुआ था। मेरे ख्याल है वो पेयर काफी लीथल हो सकता है, क्योंकि अभी नाहिद राना और शरीफुल इस्लाम इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाले हैं। अभी वनडे सीरीज है, उसके बाद T20 भी है शायद, T20 सीरीज है। आई डोंट, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ कि उनका नाम है उसमें कि नहीं है। तो ये चीजें हैं कि पेशावर की टीम फुल फ्लैश, लेकिन यहाँ पे वैसे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये था हमारे लिए, जब नाहिद राना और अशरफुल गए थे पेशावर लाइन की, जो पेशावर की जो बॉलिंग थी, हमें लगा कि शायद पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग है वो शायद उस तरह परफॉर्म ना कर पाए, उस तरह ये मैचेस ना जीत पाए जिस तरह उनके होते हुए ये जीत रहे थे। तो लेकिन फिर उन्होंने बड़ा अच्छा, सिर्फ एक लड़के ने बड़ा इम्प्रेस किया है, और जिसके ऊपर हम सारे तनकीद करते थे, वो शान मसूद है यार। क्या स्ट्राइक रेट से खेले हैं, क्या कमाल खेल रहे हैं मुल्तान सुल्तान यार। आप हालांकि स्मिथ फरहान दोनों ने जब रन्स किए तो किए, जीते भी हैं, लेकिन जब फेल हुए ना, उसके बाद जब शान आया ना, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि यार शान इतनी, मतलब है कि 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाएंगे। जितनी भी इनिंग्स शान की हैं आप उठा के देख लें, 140 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से भी खेले हैं। और स्पेशली उन लोगों के लिए भी उन्होंने जवाब दिया कि जो कह रहे थे कि शान को रूल आउट कर रहे थे कि यार ये अब टेस्ट का प्लेयर रह गया हुआ, ऐसे अब नहीं होता। जैसे साजिद खान के ऊपर टैग था, साजिद खान ने कई बार कहा, हालांकि इस PSL के ड्राफ्ट में भी उसने रजिस्ट्रेशन में अपना नाम दिया हुआ था, लेकिन किसी ने पिक नहीं किया। तो शान को जब पिक भी किया था, इवन तभी लोग कह रहे थे कि यार ये मुल्तान ने ना बड़ा भंड मारा, ये गलती की उन्होंने, लेकिन उन्होंने प्रूव किया है। मुल्तान की दूसरी अच्छी बात, लेकिन एक बात और भी है खटक, वो ये है कि क्या अगर शान मसूद को जिस तरह मतलब बहुत उम्दा बैटिंग कर रहे हैं, उम्दा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या जब अगर उनको लेट्स सपोज T20 में अगर मौका देते हैं तो क्या वो कंसिस्टेंट हो पाएंगे या नहीं, यही तो सबसे बड़ा सवालिया निशान है। अब देखें, आप होम कंडीशंस में खेल रहे होते हैं, आपको बैटिंग पैराडाइज, और आपको पता है कि हमारे जो डोमेस्टिक या फर्स्ट क्लास के जो बॉलर हैं, एक आधा जो फॉरनर ओवरसीज़ बॉलर होगा या 2 बॉलर होंगे, उनको आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन मोस्टली जो बॉलर हैं वो आपके वो हैं जो आपके साथ ही यहाँ पे डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास या नेशनल टीम के अंदर खेलते हैं। तो क्या अगर शान मसूद को जितनी आपने तारीफ़ की, मैं भी तारीफ़ कर रहा हूँ, सो क्या सवाल तो ये है कि क्या कंसिस्टेंट हो पाएंगे? कौन आ रहा है अभी तो आपके वाइड बॉल की वजह से उनको, अब देखें एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप ये बात ना करें। रेड बॉल तक शान को रखा हुआ है, आप ODI के अंदर भी नहीं डाल रहे, अब फिर उनको डायरेक्ट आप T20 में ले आएंगे? इतनी बोल्ड कॉल कौन देगा? अब आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, मुझे ये बताओ। आप जब T20 क्रिकेट के लिए सिलेक्ट करते हैं, मैं क्राइटेरिया पूछ रहा हूँ, वही T20 इंटरनेशनल खेलता है ना, जिसकी इमाद बट लड़का जो आपके 2015 में डेब्यू करता है, ODI थिंक 1-2 मैचेस खेला है मैंने, ODI कोई नहीं खेला, पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं खेला, वो उसने टूर की जरूर की है, लेकिन किसी मैच में डेब्यू नहीं हुआ। तो अमाद बट के साथ तो PSL में सबसे पहले बहुत ज्यादती हुई है ना, कि आपने अमाद बट को एक या दो मैच आपने अमाद बट को खिलाए हैं। बट से बेटर ऑप्शन नहीं थे ठीक है, थे ना, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि 1 या 2 मैचेस जो थे वो आपने PSL के खिलाए हैं। बेसिकली तो वो ऑलराउंडर है, आमिर जमाल टीम में नहीं है। आपने बेसिकली देखें, आपने अमान बट 2015 में फर्स्ट क्लास का डेब्यू होता है और कंटिन्यू फर्स्ट क्लास खेल रहा है सियालकोट की तरफ से, ठीक है, परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, तो उसका तो है कि यार अब क्यों खिलाया है। जैसे आसिफ अफरीदी की बारे में, ठीक है, जैसे आपने आसिफ अफरीदी ने आखिरी मैच में 9 खिलाड़ियों को आउट किया था, लेकिन आज की अगर बात करें तो आप जो ये टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ इसमें है ही नहीं। बात तो ये है, अब पिंडी की तरफ से आपने एज ए ऑलराउंडर अमाद बट को 1 या 2 मैचेस खिलाए। बेसिकली तो वो T20 क्रिकेट में हार्ड हिटिंग भी करता है, बॉलिंग भी आपको अच्छी करके देता है। आप जब भरपूर चांसेस नहीं देंगे, सो मतलब मेरी समझ से ये चीज़ें बाहर हैं कि आपने जिन लड़कों को सिलेक्ट करना है T20 के लिए, आपकी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो आपका गेटवे PSL है, यू नो। एग्जैक्टली, ठीक है, तो कि कोई लड़का जो है, आज समीर मिनाज की बात हो रही है कि जी समीर मिनाज हमें बड़ा अच्छा टैलेंट मिल गया है। हमें अगर बात करें तो 1-2 और प्लेयर हैं, अरफात मिनाज की अगर मैं बात करूं, 1-2 और प्लेयर हैं जिनको अली रज़ा
वो तो नो डाउट कि उमदा बॉलिंग कर रहा है, वो आपके ऑलरेडी सर्कल के अंदर लेकिन है। वो तो आपके वो उस सर्कल में चल रहा है। लेकिन ये और कोई एक दो अब्दुल्ला प्लेयर, फजल, ठीक है, ये एक दो प्लेयर जो है ना आपको नज़र आ रहे हैं कि यार ये अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे, जो मैं भी बात कर रहा हूँ आप भी बात कर रहे हैं, ठीक है इनको IT20 में खिला देंगे, लेकिन अब देखना ये है कि ये इस क्रिकेट में तो रन्स कर रहे हैं, सो क्या आपने जो क्राइटेरिया बनाया है IT20 खिलाने का, क्या ये क्राइटेरिया दुरुस्त है? जो फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर हैं, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, वो कहाँ जाएंगे? सिर्फ 20 ओवर की क्रिकेट पे आपने सिलेक्शन करनी। यही है PSL में अभी आपकी टीम जितने भी सिलेक्ट पिछले 1-2 सालों से आप डेब्यू उठा के देख लें, कोई नया जो लड़का जिसकी PSL कोई में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो, वो कोई हमसे शायद मिस ऐसा हो गई हो। सिर्फ एक लड़का मैं बार-बार एग्जांपल देता हूँ कि आपके डोमेस्टिक से आया, वो शहजादा फरहान है, जिन्होंने रन्स किए डोमेस्टिक में तो किए, मैच्योर कितना है? डोमेस्टिक में किए और फिर जाके उन्होंने यहाँ पे लेके आ गए। बाकी 7वीं जितने मर्तबा आप उसका लेके कमबैक गए हुआ थे, है। चाहे आप शामिल को लेके गए, फेल हो गए, एक ब्लंडर ही मैं कहूँगा कि आप जल्दी उनको लेके आ गए थे। शामिल को थोड़ा सा और फर्स्ट क्लास के 1-2 सीजन और खिलाने चाहिए थे। इसी तरह से आपने जितने नए लड़के लेके आ गए उनको थोड़ा सा वहाँ पे कोचेस के साथ, वहाँ पे फर्स्ट क्लास के अंदर वहाँ पे थोड़ा सा खिलाएं। 2-3 सीजन कम से कम खेलने चाहिए, 4 सीजन कम से कम खेलने चाहिए, उसके बाद आप टीम में लेके आ जाएं। हुरैरा लड़का सियालकोट वाला, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उसको आगे आने का मौका नहीं दे रहे। इसी तरह से हमने बाकी मैंने शुरुआत में 2-3 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। तो ये देखें, अब मैंने आमिर जमाल की एग्जाम्पल दिए हैं, परफॉर्म भी कर रहा है लड़का, बॉलिंग भी अच्छी है, पेस भी अच्छी है, बैटिंग भी कर लेता है। आपने चांस नहीं दिया, आप अमाद भट्ट को लेके आ गए। अब्बास लड़का आपका अच्छा खेल रहा है। अब अमाद भट्ट आप क्या तवक्को कर रहे हैं? चलें, आपकी बहुत गहरी नज़र होती है, चलें हम तो टीवी पे देखते हैं या हम इस तरह की चीज़ों पे देखते हैं। मुझे ये बता दें, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ खटक, कि क्या अमाद भट्ट को अगर ये टेस्ट मैचेस, 2 टेस्ट मैचेस हैं, दोनों टेस्ट मैचेस खिलाते हैं, तो क्या जो अगली हमारी टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है उसमें आपको अमाद भट्ट नजर आएगा? आपकी प्रेडिक्शन क्या है? मेरा नहीं खेल के अमाद भट्ट नजर आएगा। देखें, हमारा एक तो ये कि यार ये क्योंकि होम कंडीशन पे खेल रहे हैं इसलिए हमने इसको ये खेला है, हमने बांग्लादेश पे खेला, हम उस कंडीशन के हिसाब से खेला है। कंडीशन के हिसाब से तो हमने T20 वर्ल्ड कप की भी टीम यार बनाई थी। इस तरह अगर बात करें तो एक लड़का था ताबिश कराची का, ठीक है, उसने इतने फर्स्ट क्लास खेले, इतना वो तेज फास्ट बॉलर था, और उसने मेरा ख्याल है कोई 600-700 आउट कर दिए, और उसका डेब्यू करवाया मेरा ख्याल है कोई 36 साल की उम्र में या 37 साल की उम्र में एक टेस्ट मैच का मेरा ख्याल आई थिंक कि वो डेब्यू करवाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे अब्बास थोड़ा याद बेचारा पड़ एक रहा है। दूसरा मोहम्मद अब्बास की, मैं इस टेस्ट सीरीज़ की स्क्वाड की बात करें तो अब्बास, मेरी बात हो रही थी लाहौर में जब वो काउंटी से वापस आया था, बोल रहे थे कि खटक भाई मैंने ये मेरे स्टैट्स हैं, उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा विकेटें, रेड बॉल में सबसे ज़्यादा फाइफर, ये मैं अपने स्टैट्स बता रहा था वहाँ। कहते मुझे नहीं खिलाते। फिर हमने आकिब से भी पूछा था, हमारी सिलेक्शन कमेटी से, मुझे याद है, कहते यार वो जो होम कंडीशन है ना हमारे यहाँ पर, उसमें अब्बास फिट नहीं बैठते, उनकी पेस इतनी नहीं है कि वो, उनकी तो गेंद पीछे तक नहीं पहुँच जाएगी शायद, तो इसीलिए हमने जो है ना उनको नहीं खिलाया था। भाई अब्बास आपका क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर विकेटें सबसे ज़्यादा ले रहा था, आपके फर्स्ट क्लास में यहाँ पर इन्हीं कंडीशन में विकेटें ले रहा था, और काउंटी में तो आप पूछिए ना कि उन्होंने क्या क्या किस तरह वो वहाँ पे बैट्समैन को ट्रबल करता है। तो अब्बास की इंडक्शन इस टीम के अंदर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि यार चलें वो लड़का एटलीस्ट जो कि मुसलसल परफॉर्म कर रहा है, वो दूसरा मैगरा की तरह मैं उन्हें समझता हूँ कि पेस शेस कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी लाइन एंड लेंथ, आसिफ की तरह जिस तरह वो गेंद से खेलता है और बैट्समैन के माइंड से वो खेलता है, वो अब्बास का अच्छा था। आखिरी सीरीज अगर मैं नहीं भूल रहा हूँ तो जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने बॉलिंग की थी, क्या कमाल की उसने बॉलिंग की थी। ये जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है खटक, ज़ाहिर है आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जब ये सबसे पहले आप लोगों के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो किया, खैर नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं किया, लेकिन आप लोगों के पास ज़ाहिर है ग्रुप में तो सारी चीज़ें आई जाती हैं। सो ज़ाहिर है 3-4 लड़के हमें बिल्कुल जो है ना वो न्यू कमर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर उनके मुकाबले में हम देखें कुछ लड़के और हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ है, जिनका मैंने नाम लिया, स्पेशली साद बेग का, मूसा खान का, एक दो और प्लेयर है। सो क्या अर्ली इन्होंने टेस्ट जो है ना टीम में जगह नहीं दे दी? अब देखें, ये बार बार सिलेक्शन कमेटी कहती है कि हम सिर्फ इन कंडीशन के हिसाब से, मतलब जिस मुल्क में हम जा रहे हैं हम उस कंडीशन के हिसाब से अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं। इस बार उन्होंने अब गाजी गौरी है, मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें टेस्ट सीरीज में मौका दिया जाएगा। प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ मैं, अजान है, मुश्किल है कि उनको मौका दिया जाएगा, क्योंकि देखिए आपके पास सऊद भी, आपके पास सलमान भी है मिडिल ऑर्डर में, और विकेट कीपिंग में आपके पास रिजवान की ऑप्शन है। फास्ट बॉलिंग की बात करें, रिजवान नहीं, टेस्ट में तो आप रूल आउट नहीं कर सकते ना, टेस्ट तो एक गेम ही अलग है ना। T20 तो बहुत पीछे रह जाता है जब आप टेस्ट की बात करते हैं। बॉलिंग के अंदर आपके पास हसन अली है, अच्छा इमाम भी है, सच इमाम उल हक भी है मिडिल ऑर्डर में, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और फॉर्म के अंदर आ चुके हैं, अच्छी टेस्ट में। इमाम उल हक तो एज ए ओपनर ही खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर कहां खेलते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अच्छे फॉर्म के अंदर इस वक्त वो आए काफी रन्स किए हैं इमाम उल हक ने। तो बॉलिंग के अंदर आपके पास हसन भी है, आपके पास शाहीन भी है, आपके पास अब्बास अफरीदी भी है,
सॉरी मोहम्मद अब्बास भी हैं, तो ये बॉलिंग भी आपके पास, और अगर आपको टिपिकल बांग्लादेश में स्पिनर्स में आपके पास मेरे ख्याल है कि आप दोनों नहीं खिला पाएंगे बांग्लादेश ना को। साजिद खान साजिद खिलाएंगे और ना नहीं, नुमान अली को, एक तो लेंगे, आप खिलाएंगे वहां पे, लेंगे आप, एक उनके साथ खिलाएंगे। फिर सऊद है और उसके बाद सलमान भी है, तो आपके 3 वहां पे आ जाते हैं। लेकिन जो तो एक टिपिकल जो बिल्कुल बेसिकली है ही प्रॉपर स्पिनर, तो उसकी जगह तो जो नॉन रेगुलर स्पिनर है वो तो नहीं उतनी अच्छी बॉलिंग कर सकता ना। लेकिन आगा से आप करवाते रहे, सऊद से आप करवाते रहे, पार्ट टाइम आपका चल जाता है। अब देखिए, अगर टिपिकल, ये तो हमारी एक ऑब्जर्वेशन है ना कि हम हो सकता है कि शायद ग्रीन विकेट हमें नजर आ जाए, और अगर टिपिकल बांग्लादेश में हमें जो टोनी हेमिंग है वहां पे, मैं आपको एक बात बताऊं, क्यूरेटर थे, अगर टिपिकल हमें वहां पे बंगाली विकेट मिल जाती है, वहां पे बंगाली विकेट जो ब्रेक विकेट हो, तो फिर आप क्या करेंगे वहां पे? कोई बात नहीं, शान मसूद है आपके पास, टैकल कर लेंगे। नहीं, शान मसूद कर लेंगे तो शान मसूद ने पहले कितने मैचों में टैकल किया जो अब टैकल कर लेंगे? अब्दुल्ला फजल को अगर चांस मिला ना तो मेरा ख्याल है वो लड़का कर लेगा। अच्छा खटक, मुझे ये बताएं आखिर में कि पीएसएल की तरफ ही आते हैं, तो इतनी लंबी डिबेट है कि इस पे अगर आप 2 घंटे भी हम बात करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें निकलती रहेंगी इसके अंदर। अब फाइनल पीएसएल का जो है वो जो 4 जो फाइनलिस्ट आपको प्ले ऑफ के लिए टीमें नज़र आ रही हैं, आपकी लाइकिंग में कौन सी टीमें हैं जो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है? T20 क्रिकेट में ना प्रिडिक्शन मेरे ख्याल है बहुत मुश्किल होती है, कोई भी टीम होती नहीं है, ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम, जो 3.5 घंटे अच्छी क्रिकेट खेल गया वो आपको वो निकल जाएगा, ओवर के अंदर ना पूरे मैच का चेंज हो जाता है। बट इस वक्त करंटली अगर हम जिक्र करें तो मुल्तान सुल्तान अच्छी जा रही है, उनका मैं पॉसिबिलिटी है कि वो प्ले ऑफ के अंदर आ जाएं, क्योंकि पेशावर तो ऑलरेडी आ चुका हुआ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जो कि उनके लड़के अच्छा खेल रहे हैं और वो आ सकते हैं वहाँ पर। कोयटा ग्लैडिएटर्स का आना बहुत मुश्किल लग रहा है, कराची किंग्स का आना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, बीच में रह गया पीछे हैदराबाद और लाहौर कलंदर्स। इनमें से आपको एक टीम पिक करनी है कि इनमें से कौन से आ सकते हैं। हैदराबाद के लड़के ठीक है, मैक्सवेल के आने के बाद टीम उनकी है, बट जो मैच विनर्स होते हैं ना वो उनमें नहीं है, जो कि लाहौर कलंदर्स जी मुझे नजर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर का हमेशा मैं ये प्लस पॉइंट हमेशा मैं इसी चीज़ को काउंट करता हूँ। देखें, एक उनका पीडीपी का प्रोग्राम, जो वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया हुआ है, एक तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है उन चीज़ों के ऊपर जो उन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं अपने प्लेयर्स के ऊपर, और जो दूसरी चीज़ है वो जो लाइक एक जेल इन होके एक कॉम्बिनेशन डे 1 से ही बन जाता है उनका। वो चाहे नया प्लेयर भी आए तो वो इस तरीके से उनको रखते हैं कि यार ये पता नहीं कितने सालों से लाहौर कलंदर का पार्ट है, और वो एफर्ट उतनी ही करता है। उनके पीडीबी के प्लेयर्स नेट के अंदर हमें नजर आते हैं, एफर्ट जो है ना, एफर्ट हमें नज़र आती है कि हर बंदा जो है ना एक से ज़्यादा, हर प्लेयर जो है एक दूसरे से ज़्यादा जान मारने की कोशिश करता है। जैसे पार्ट ऑफ गेम शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, उबैद शाह हैं, नो डाउट। लेकिन लाहौर को अगर मैचेस जीत रहे हैं, लाहौर को मेरा ख्याल है शकील अगर मैचेस जीत रहे हैं तो जो बैटर्स हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा टोटल आप देंगे दूसरी टीम को, या एक जो हाँ या आपके बैटर जो है वो रन्स करेंगे तो तभी आप जो है ना मैचेस जीत सकते हैं। बॉलिंग कभी भी जो है ना वो आपको सारे मैचेस नहीं जितवाती, होता है, लेकिन इसमें एक जुमला आप याद रखिए कि बैटिंग जो है वो आपको मैच जितवाती है, जो बॉलिंग है वो आपको इवेंट जितवाती है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का शकील खटक, बड़ी बेहतरीन बातें शकील ने की, और बहुत सारी ऐसी खबरें थी जिनका हमारे नाजरीन को बड़ी बेचैनी से इंतज़ार रहता है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये जो वक्तन फ़वक्तन PSL चल रही है आपके साथ जो अपडेट्स हैं स्पेशली क्रिकेट को लेके, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करें और आपकी मालूमात में भी हम लोग इजाफा करें, क्योंकि जो हमारी पाकिस्तान में जितनी फ़ैन फॉलोइंग है क्रिकेट की, हर बंदा क्रिकेट के ऊपर बात भी करता है, क्रिकेट देखता भी है, और नो डाउट कि सोशल मीडिया का दौर है, थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है। उसकी वजह यह है कि हर बंदे की लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, किसी को एक प्लेयर पसंद है तो किसी को दूसरा प्लेयर पसंद है, तो जिसका कोई लाइकिंग वाला प्लेयर खेलता है वो उसको अप्रिशिएट करता है, जिसकी लाइकिंग वाला प्लेयर बाहर बैठते वो थोड़ा क्रिटिसाइज़ करता है। सो मेरा ख्याल है इसे पार्ट ऑफ खेल का हिस्सा है कि कभी क्रिटिसाइज़ होता है, कभी इनको जो है वो सपोर्ट किया जाता है, लेकिन फाइनली हमने क्रिकेट की बात करनी है, क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करनी है, चाहे वो ग्रास रूट लेवल की हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की हो, चाहे वो PSL की हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट की हो। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।